जब मैं एज अ स्टूडेंट थी, तो सम टीचर रिलेटेड दिस इंसिडेंट कि तुम जो तीन चार स्टेप्स पे सॉल्व करती हो, एक बच्चा है दूसरी क्लास में, वो पूरे 2 पेजेस भर के सॉल्व करता है, वो सेम आइडेंटिटी कहते हैं और हर एक स्टेप सही होता है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैंने अगर किया है इस मेथड से तो यही होगा। हाँ, योर फॉर्मूला शुड बी राइट। लिखो इसको, राइट द लेफ्ट हैंड साइड। मैं कुछ नहीं सॉल्व करूंगी, बट आई जस्ट गाइड यू। आपको इसे रैशनलाइज करना है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आई हैव सीन तब अच्छी होती है या तब समझ में आनी शुरू होती है कि जब आपने एक स्टेप सॉल्व किया, जैसे मैंने कहा रैशनलाइज करेंगे, तो इंस्टेंटली आई नो कि मुझे इसके बाद क्या स्टेप होगा मेरा। रैशनलाइज करने का मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी इसको? कोसिकेंट प्लस कॉट से, है ना? तो नीचे तो 1 हो जाएगा, 1 और -1। आई एम नॉट पेइंग दैट अटेंशन कि -1 + 1, मुझे पता है कि 1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस स्क्वायर को मैं ओपन करूंगी। समझ में आ गई बात? है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, बट द मेन फैक्ट इज वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन की जगह, मतलब कल आपके प्री बोर्ड्स में किसी भी पेपर में कोई आता है, तो देन यू नो हाउ टू सॉल्व इट। तो सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसीकेंट थीटा प्लस कॉट, और नीचे भी हमने लिख दिया कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट। एंड आई नो द आइडेंटिटी दैट कोसिकेंट माइनस कॉट इज 1, तो नीचे तो मुझे पता है 1 आ गया, मैंने एक ऑफ कोर्स स्टेप लिखा। अब ऊपर बन रहा है कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या मुझे ये स्क्वायर ओपन करना चाहिए? ठीक है। अच्छा, ये एक और भी चीज है कि क्या स्क्वायर को ओपन करने के बाद आई वुड रीच समवेयर नियर माई गोल। यस, राइट। वाई? क्योंकि कोसिकेंट एंड कॉट में आइडेंटिटी है। अगर मुझे कोसिकेंट यहाँ नहीं दिख रहा, 2 कॉट स्क्वायर दिख रहा है, दैट मीन्स कोसिकेंट को कॉट में चेंज किया हुआ है। सो आई वुड प्रेफर कि हाँ, मैं सही रास्ते जा रही हूँ, लेट मी ओपन इट। समझ में आ गया? आप जो भी स्टेप कर रहे हो उसका फर्दर, जैसे चेस खेलते हो ना, तो हम मुझे मुझे भी कहा गया था कि जब चेस खेलते हैं तो आपने अगर कोई मूव लिखा है तो आपकी आगे की 2 मूव्स आपके सामने होती है, तभी आप उसको प्ले करते हो कि इसका ये रेपरकशंस होगा, वो ये प्ले करेगा, देन आई एम रेडी फॉर द अदर मूव। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री है। यू शुड बी रेडी विद योर नेक्स्ट 2 मूव्स, राइट? तो अब इसके बाद स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 कोसेकेंट थीटा को 2ab, राइट। अब क्या करना चाहिए? कोसेकेंट को क्या लिख देंगे? 1 + कॉट स्क्वायर। तो हमें लग रहा है कि हाँ, बट पता है मुश्किल क्या हुई थी जब ये क्वेश्चन पहली बार मैंने किया था ना, तो मुझे लगा यहाँ पे कॉस थीटा ना बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। मुझे लगा कॉस थीटा बाय मिस्टेक लिखा है, ये कॉट होगा। ठीक है। सो इट टुक मी अ व्हाइल, जब पहले साल ये बच्चों का रहा था, ये आईसीएसई की बुक में क्वेश्चन था, तो मैंने कहा नहीं नहीं, गलत है, कॉट थीटा है, मिस्टेक हुई होगी। बट दूसरी बार आई डोंट नो व्हाई, नेक्स्ट ईयर आई वाज सॉल्विंग सम क्वेश्चन एंड सडनली आई रियलाइज कि वो गलत नहीं है। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हुआ, इन्होंने कॉट को क्या लिखा है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो दिस इज 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन का भी कोसिकेंट बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो देखने में लगती है बहुत भयंकर सी आइडेंटिटी, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। दिस वन इज अ जनरल क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। चलो इसको हाँ, अब हमें दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 3 sin थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16x² प्लस 9y²। तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर? वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आप x² करोगे तो क्या आएगा? 9 sin² थीटा। और अगर y² करोगे तो क्या आएगा? 16 cos² थीटा।
16 9s are 144 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्रूव ये। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 144 का स्क्वायर रूट, आंसर विल बी 12। 12 जो है इसमें से 144 कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो स्क्वायर रूट में सिर्फ 144 रह गया, है ना। समझ में आ गई, एमसीक्यूज में आ सकता है हमें क्वेश्चन। फिर हो गया इतना सबको। राइट, नेक्स्ट लिखो। इफ प्रूव दैट साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब जब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री जब टर्म 1 टर्म 2 हुई थी आज से 2 साल पहले, तो ये क्वेश्चंस ना हमें ट्रिग्नोमेट्री थी इन फर्स्ट सिलेबस फर्स्ट टर्म में, जहां पर एमसीक्यूज थे, टोटली एमसीक्यूज थे। तो सब बच्चों ने कहा था कि मैम ये कैसे प्रूव करेंगे, आइडेंटिटीज तो है ही नहीं इसका मतलब। तो वो भी स्मार्टनेस थी, मतलब सभी सैंपल पेपर्स में वी कुड सी क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं दी है आपको, कहा है इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू। इसको मैं 2 साइन 0 डिग्रीज लिख, साइन 90 लिख दूं, या 2 tan 45 लिख दूं। ठीक होगी बात ये। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले कुछ मत क्या करो, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, हमेशा राइट द लेफ्ट हैंड साइड। लिखना शुरू करोगे अपने आप दिमाग चलना शुरू होगा। डोंट लुक एट द क्वेश्चन एंड सी कि क्या क्या है, पहले उसको लिखना है। और ऐसा भी होता है, मैं बोलती हूँ ऐसे लिखो, एंड बच्चे, मुझे एक दो बच्चे होते हैं जो क्लास में सिर्फ क्वेश्चन लिखकर मुझे पेपर में दे देते हैं कि मैंने लिख दिया। राइट, कि समझ नहीं आया। इसके बाद प्रैक्टिस का मतलब यही है, अगर हमारा दिमाग चलना है तो पहली वो स्टेप हमारा वही होगा। देन व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू हियर। साइन एंड कॉस दिया है, पावर 4 दी है, बीच में माइनस साइन है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, इफ आई हैव a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स, ट्रिग्नोमेट्री तब तक ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपने साइन और कॉस की वैल्यूज को यूज किया है, या साइन एंड कॉस में या किसी भी आइडेंटिटी को यूज किया है। इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, मतलब ये वेरिएबल्स है जिसको पावर 4 दे दी। इट इज जस्ट एलजेब्रा जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करती हूँ, आई शुड नो द नेक्स्ट स्टेप, कि अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। आई वुड बी लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, हाँ प्लस 1, ये ब्रैकेट्स क्लोज हो गई और इसको मल्टीप्लाई किया गया है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा से। अब इसकी मैंने आइडेंटिटी लिखी, 1 आ गया। सो आई हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया बताओ, मैंने 1 को पहले क्यों लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात ये आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। तो आंसर 2 आ गया हमारा। ये 2 साइन स्क्वायर हो गया, साइन एंड कॉस when multiplied because the reciprocal the product is 1, hence my answer is 2 and that is equal to right hand side। एक तो आपकी 3 वाली आइडेंटिटी सबसे मुश्किल वाली मानते हैं, जब 3 टर्म्स दी होती हैं, ठीक है, उसको मैं मुश्किल वाली मानती हूँ। और हमारे सैंपल पेपर्स में 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है, जिनको थोड़ा लंबा, मतलब 3 नंबर में 4 नंबर में जस्टिफाइड है कि हाँ वो डाले। ठीक है, तो लिखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब अगर ये पेपर में आती है ना, तो एक बार तो गियर अप हो जाओ, बिकॉज आप अपनी पूरी मैथ्स इसमें यूज करने वाले हो। चैप्टर 2 से लेकर जो सारे फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं सब इसमें यूज होने वाले हैं। चैप्टर 9 क्लास 9 के क्यूब के फॉर्मूलाज, स्क्वायर के फॉर्मूलाज सब इसमें यूज होंगे। ठीक है। और ऐसा ही एक और आइडेंटिटी है, वो आई थिंक वो भी सैम्पल पेपर में आई हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर आपको पता हो कि देयर इज अ पेपर विच इज इनसाइड दिल्ली। बोर्ड के पेपर दो तरह से आते हैं, इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली। पहले ऐसे डिविजन्स थी। इनसाइड दिल्ली पेपर इज ऑलवेज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया का पेपर। और रेस्ट ऑफ इंडिया को भी 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। तो आपका पेपर आप कभी चेक करोगे वेबसाइट्स पे, आपका पेपर अपलोड नहीं होता है। काफी वेबसाइट्स पर जो आपका वाला नॉर्थ जोन होता है ना, वो अपलोड नहीं किया होता। उन्होंने सेंट्रलाइज पेपर एक अपलोड किया होता है अपने हिसाब से, जो उनके रीजन में आया होता है। ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पर। पहली चीज तो मुझे क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, तो जो ये बताने का ये था कि जो किसी दूसरे पेपर में आया हुआ है ना, अपने 10 ईयर तो जरूर करने होते हैं। आपको मैंने वेबसाइट पे लिंक भी बताया था सीबीएसई में, जहां पे आपको पास्ट बोर्ड पेपर्स मिल जाएंगे। पिछले साल का मतलब 24 का, जो इस साल में 24 में बोर्ड हुआ, 23 का, 22 में आई थिंक टर्म 1 टर्म 2 थी। नहीं, हाँ, 22 में टर्म 1 टर्म 2 थी। ठीक है। तो ये पेपर मतलब पिछले 2 साल के, तो आई वुड एडवाइज दूसरे जोन का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और लास्ट ईयर जो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन था, और उससे लास्ट ईयर जो इस साल 24 में आया बोर्ड का पेपर में ट्रायंगल्स का क्वेश्चन, और उससे पहले बिल्कुल सेम था। समझ में आया? आपको वो याद होगा, साइड ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी और बी सी दिया हुआ है, और ए बी और पी क्यू और क्यू आर दिया, और इंक्लूडेड एंगल और मीडियन दिया होता है। वही क्वेश्चन सेम टू सेम 2 साल पेपर में आ गया। मतलब लास्ट ईयर आया था ना पेपर में, तो ऐसा इस बार नहीं आएगा, पर वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन आई रियलाइज कि किसी और पेपर का क्वेश्चन भी इस साल पेपर में डाला हुआ है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चंस वही सब घूमेंगे। और इस बार सच में दे आर सेइंग, एवरीवन इज सेइंग कि छुट्टियां बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब पेपर डिफिकल्ट आएगा। पर घबराना नहीं, पेपर डिफिकल्ट इजी तब होता है जब हमें आता हो। वही पेपर चाहे इजी हो, नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट है, और अगर आता हो तो इजी है। ठीक है। चलो ये सॉल्व करो आप। मैं आपको वो बताती हूँ ट्रायंगल्स का। तो इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला थॉट जो आता है, साइन कॉस में तो चेंज करते ही है, लेकिन और क्या कर सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज इट टू आइडेंटिटी। इट विल बी tan³ थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा cot³ थीटा बाय कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं क्या करूंगी, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। ठीक है। पहले भी कर सकते थे, यहां पर थोड़ा आसान होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका बन जाएगा। अगर आप इसको यहां पर चेंज करोगे साइन कॉस, तो यहाँ एलसीएम लेके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं वो ऐड करती हूँ। sin³ बाय cos³ थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ, प्लस cos³ थीटा बाय sin³ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर मुझे दिख रहा है कि ये कॉस स्क्वायर थर्ड पावर के साथ और यहां पर ऐसे कट गया, तो इट विल बी sin³ थीटा बाय कॉस थीटा प्लस cos³ थीटा बाय साइन थीटा। जो मुझे प्रूव करना है ना, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। ये मुझे प्रूव करना है ना, दिस शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा? sin⁴ प्लस cos⁴ अपॉन, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आती है मुश्किल की क्या करे, तो पावर 4 आ गई। तो आपने ना, होल स्क्वायर नहीं था, 2ab की टर्म खाएंगे, है ना? हाँ, तो आपने ना अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ये फॉर्मूला किया होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पावर 4 है, बट ये एक फॉर्मूला किया होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। प्रॉब्लम ये सिर्फ दिक्कत ये थी कि एनसीईआरटी इस फॉर्मूला को स्पेसिफाई नहीं करता है, ओपनली उसने स्पेसिफाई नहीं किया हो, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन क्वेश्चंस में उसने कहा यूज करो। और जब से आपकी थर्ड एक्सरसाइज डिलीट हुई है ना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। पहले पॉलिनोमियल्स में थर्ड एक्सरसाइज हुआ करती थी जहां पर डिवीजन हुआ करती थी पॉलिनोमियल्स की, थोड़ी लंबी डिवीजन। ठीक है, तो उस केस में लगता था हाई वो क्वेश्चन बहुत लंबा है और अगर वही आ गया ना तो वही 3 नंबर में हो जाए काफी है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करवाते थे। पर जैसे ही वो डिलीट हुई ये सारे क्वेश्चन छुपे हुए बाहर आ गए। ये फॉर्मूला पहले बिल्कुल भी 10 ईयर में नहीं था, किसी पेपर को चेक करोगे ना 10 ईयर्स में, ये फॉर्मूला कहीं रिपीट नहीं हुआ था। तो यहां पर अल्फा अल्फा विल बी साइन स्क्वायर एंड बीटा विल बी कॉस स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो क्या हुआ है कि अगर मैंने यहां पर ये ही मास्टर एक स्टेप है, अगर इसको कर लिया, इस चीज को कन्वर्जन में यहां ले आई, आपकी पूरी आइडेंटिटी सॉल्व है। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? वन, वन का स्क्वायर वन हुआ, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है। अब क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कट कर सकते हैं, लेकिन और क्या होगा, क्योंकि वन माइनस में है तो हमें न्यूमरेटर को स्प्लिट करना होगा। दिस विल बी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। द मोमेंट आई राइट दिस स्टेप, मुझे पता लग गया कि प्रूफ कैसे होगा ये। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, एक जगह सीकेंट को सीकेंट आया है, वो कैसे होगा? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसने कॉन्सेप्ट यूज करने को कहा है ना, वो आपने बहुत आम अब यूज करना शुरू किया है। जब ये क्वेश्चन पेपर में, सैंपल पेपर में आया था, तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली सैंपल हम लोग नहीं करवाते थे, पर उसके बाद बहुत प्रोमिनेंटली करवाई है। सो नाउ इट्स प्रूफ सीकेंट थीटा को सीकेंट -2 साइन कॉस। समझ में आ गई बात? है यहाँ पे साइन स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल हो गया, एंड देन सीकेंट को सीकेंट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसके बाद आई थिंक आई स्टार्ट विद एप्लीकेशंस। हो गया बच्चे? हाँ, चाहिए हाँ। और फिर एक बार बताओ, आपके पास अभी भी टाइम है, सभी के पेपर 16 वगैरह से शुरू हो रहे हैं, तो आई वांट वन टेस्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री ले लूं, ट्यूसडे को ले लूं टिग्नो टिग्नो का टेस्ट? ट्यूसडे शाम में लेना है ना? ठीक है, एग्जैक्ट टेस्ट तो दे ही दो, क्योंकि कितनी प्रैक्टिस की है, बाकी जितने बच्चे आ रहे हैं उनको बाद में मिल जाएगा, बट हाँ हमारी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, जो बच्चा आ रहा है वो तो टेस्ट दे देना कम से कम। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यही चैप्टर 8, चैप्टर 9 दोनों इकट्ठे दो, एक बार करो, कोई बात नहीं, पेपर में तभी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। गलतियां यहाँ करो, मैंने कहा ना पीक परफॉर्मेंस होती है हमारी एक, वो पीक परफॉर्मेंस बोर्ड्स में रखो, है ना, हमारा पीक परफॉर्मेंस बोर्ड्स में हो, यहाँ गलतियां करते रहो। देखो पीक परफॉर्मेंस हमें यहाँ नहीं देनी है ना, किसी बोर्ड पेपर में देनी है, वो प्री बोर्ड्स में देनी है हमें, फाइनल बोर्ड्स में पीक परफॉर्मेंस रखनी है कि बस उसमें मार्क्स आ जाए। समझ में आ गया? तो यहाँ टेस्ट से डरो मत, कोई ऐसा हुआ नहीं है कि मैं बहुत डांटती हूँ उस टेस्ट के बाद, मार्क्स आते हैं, आपको गलतियां बताऊंगी, प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूव करोगे, अभी तो मैं गाइड कर रही हूँ कैसे कर लो ऐसे कर लो, वहां सिर्फ तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है ना, कैलकुलेशंस में सब में। तो डरो मत, मुझे बता देना ट्यूसडे, आई थिंक आइडली है, क्योंकि आज संडे है, मंडे कल मैं फिर से एप्लीकेशंस करवा दूंगी और वही सब मैं ट्यूसडे करवाऊंगी, ताजा किया हुआ सब हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो सबसे, अब इसका सेकंड जो था बहुत डिफिकल्ट वाला, वो डिफिकल्ट क्योंकि बहुत लंबा बहुत है। 1 + cot A प्लस tan A इंटू sin A -cos A अपॉन secant³ A -cosecant³ A। इसे प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। अच्छा, कौन से वाले पेपर में आया था मुझे भी याद नहीं है अब तो। ठीक है, आया सैंपल पेपर किसी उसमें ही है, पर आई डोंट रियली रिमेम्बर कौन से वाले में।
पहली चीज क्या दिखती है इसमें आपको? साइन कॉस। और मतलब इसका, मैं कहा ना क्वेश्चन लंबा है लिखने में, सब कुछ देखने में। तो फर्स्ट थिंग दैट कॉट माय अटेंशन वाज सीकेंट क्यूब माइनस कॉस को सीकेंट क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। बात समझ में आई? साइन कॉस तो बाद में मैं अपना कम से कम लिखने का सेशन रखती हूँ कि पहले ही साइन कॉस में चेंज कर दूंगी सबको, तो बहुत कुछ लिखने को होगा। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माय अटेंशन वाज दैट आई शुड हैव सीकेंट क्यूब को सीकेंट क्यूब, इसमें क्या होना चाहिए मेरा फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग। तो क्या मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज अपने याद रखना। क्योंकि सीबीएसई ये मानकर चलता है कि अगर आप क्लास 9th पढ़कर आए हो, क्लास 8th पढ़कर आए हो मैथ्स, तो आपको सब याद है। क्लास 10th इज नॉट अबाउट 10th, कोई ना कोई 8th का, कोई ना कोई 9th का क्वेश्चन होता ही है। 9th का तो स्पेसिफिकली हर साल 2 साल में हर बार ऐसा आ रहा है कि एक क्वेश्चन 9th का होता ही है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। समझ में आ गई बात है? अच्छा, दूसरी चीज, दैट इफ आई स्प्लिट दिस फॉर्मूला हाउ विल इट बेनिफिट मी? मैंने कहा ना, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला सोचा, मेरे नेक्स्ट के 4 स्टेप्स मुझे क्लियर हो गए। आई कैन सी साइन ए माइनस कॉस ए। सीकेंट और कोसीकेंट भी क्या है, रेसिप्रोकल्स है। इसको मैंने 1/cos लिखा, 1/sin लिखा, साइन माइनस कॉस हो गया, ये टर्म मेरी हो गई कैंसिल। समझ में आ गई बात है? राइट, दिस इज समथिंग दैट इफ आई एम सॉल्विंग दिस फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्लियर है मुझे। तो मैंने अभी कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने सिर्फ नीचे वाला, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट। एक चीज ना मुझे जो सिखाई गई थी, मेरे सर ने मुझे हमेशा कहा था, कहते इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं हम, कि हर कुछ सभी पहले चेंज कर दे, सबको छेड़ लें, है ना? कि ये भी साइन कॉस, ये भी साइन कॉस, ये साइन है, इसको भी साइन कॉस में कर दिया। तो वो चेंज करने के अच्छा व्हाई नॉट अप्लाई द फॉर्मूला, और फिर देखो क्या बनता है। तो ये आ गया मेरे पास सीकेंट ए माइनस कोसीकेंट ए, फिर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट ए कोसीकेंट ए। ठीक है। अब 1 प्लस कॉट ए। और जरूरी नहीं होता कि हमने 4 स्टेप्स कैसे ही लिखने हैं, कि हर एक बार साइन कॉस में चेंज कर दिया। तो मैं अब ना ये वाली टर्म को साइन कॉस में चेंज कर रही हूं बस। 1/cos ए माइनस 1/sin ए, और यहां पर मैंने अभी सी सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट ए कोसीकेंट ए ही लिखा है। ठीक हो गया इतना? अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कर रही हूँ तो वो सही होगा, अगर आपको दूसरा भी चीज ठीक लगता है तो कर लो। इससे मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि जब मैंने इसमें एलसीएम लिया तो साइन ए माइनस कॉस ए ये टर्म कैंसिल हो गई, और एलसीएम साइन ए कॉस ए ऊपर आ गया। सो आई हैव साइन ए कॉस ए 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां पर भी साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर आ रहा है सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट ए कोसीकेंट ए। ये खत्म। यहाँ पे एलसीएम लो, साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे साइन ए कॉस ए आया, वो मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है ना? अब मैं कह सकती हूँ कि कॉट साइन और कॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर 1/cos स्क्वायर आएगा, तो लेट मी चेंज इट। ठीक है। और अब आप रियलाइज करोगे ये तो अलग है। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्योंकि मैं कटिंग में कम विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल समझ में आ गया ना नेक्स्ट स्टेप? बस ये ट्रिग्नोमेट्री है। जब मैंने एक स्टेप लिखा और मुझे नेक्स्ट के 2 स्टेप्स बिल्कुल दिमाग में आ गया कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री समझ में आनी शुरू हो गई। फिर होता है कि कुछ भी लेकर आओ। ठीक है। समझ में आ गया सबको? सो अगेन आई टेक एलसीएम, यहां आ गया, बस लिखने वाला लंबा मेथड था। कॉस ए साइन ए प्लस
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां बनकर आ जाता है कॉस ए साइन ए, इसका एलसीएम। और नीचे डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम में है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। तो ये तो हो गया कैंसिल, न्यूमरेटर का कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर की ये टर्म और न्यूमरेटर की ये टर्म भी कैंसिल हो गई। तो बनता क्या है, 1/1/, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो डिनोमिनेटर का भी, डिनोमिनेटर विल कम इन द न्यूमरेटर, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? ये सबसे डिफिकल्ट मैथ इसलिए मानती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन में थोड़ा लंबे वे में आ जाता है ये। ठीक है, इसके बाद आपकी वर्कशीट में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, प्रूव कर लेना, उसको यूज कर लेना। देयर आर क्लोज टू अबाउट 35 आइडेंटिटीज जो मैंने लिखी हैं। कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा सारा, ऐसा कुछ नहीं है कि ना सॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये होते हैं इक्वेशंस जो मैं आपका करवाऊंगी। दिस इज टू फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा, और फिर जनरल प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूव दैट दिस वो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन जो है, और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, इफ साइन ए, ये आपके ना उसमें है +2b इज इक्वल टू √3/2, ये तो पक्का ही लगा लो, पेपर में होता ही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो दिस वुड बी अ कांस्टेंट। हाँ, a+2b 60। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री समझ है ना? अब मेरे को थोड़ी शांति है ना, तुम्हें फिर भी समझ में आ गया? समझ में आता है बेटा ये कैसे होगा? हाँ, ये क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल लेंगे? ये √3/2 दिया हुआ है, 60। बस समझ में आ गया। तो ऐसे ही a+4b किसके इक्वल है? 90। देन यू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब है तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तब तक है जब मैंने √3/2 को साइन 60 लिखा है, तब तक ट्रिग्नोमेट्री है। अब a+2b 60 डिग्री आ गया, a+4b 90 डिग्री आ गया। अब ये लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुझे समझ में आ गया। पहले किया हुआ ना, तभी मैंने कहा था अक्टूबर से पहले करवानी बहुत जरूरी होती है। दिसंबर में ना फिर ये ऐसे स्मूथली क्वेश्चंस निकलते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर, देयर इज वन स्कूल, पता नहीं इस बार उन्होंने किया नहीं किया, कॉन्वेंट ने पहले कब करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री? अक्टूबर में करवा दी थी, है ना? हाँ, वरना वो हमेशा 2 साल से मेरा रिकॉर्ड रहा अक्टूबर के बाद करवाते हैं। 3 साल, मतलब 3 साल मैं कह सकती हूँ, हर बार उन्होंने अक्टूबर के बाद करवाई है। पर मैं कहती थी अक्टूबर से पहले करो, सितंबर में एक बार टेस्ट दे दो उसका, कुछ समझ नहीं आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में आप खुद कहोगे ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है। ठीक है, तो ये एक वही होता है साइन a+b। बाकी सभी चैप्टर्स जो पहले करवा देते हैं ना, दे आर यूजलेस, एक्चुअली यूजलेस। अगर आप बहुत लॉजिकल वे से अगर अपना सिलेबस डिजाइन करते हो ना, बच्चे के हित में रखकर, अपने हिसाब से मत सोचो। इफ आई एम प्योरली थिंकिंग अबाउट यू गाइस कि नहीं, मुझे अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी है, बच्चे के हिसाब से, तो मैं फर्स्ट टर्म में आपको करवाऊंगी फर्स्ट 4 चैप्टर्स। एपी भी नहीं करवाऊंगी, पहले मेरे एग्जाम में फर्स्ट 4 चैप्टर्स करवाऊंगी। उसके बाद आपके सितंबर टेस्ट में एपी, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री, इस पे जोर दूंगी। और साथ में हो सकता है स्टैट्स भी करवा दूं। ठीक है, उसके बाद जो बचे चैप्टर, सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरियाज, ये हम अक्टूबर नवंबर में वो त्योहारों के टाइम कर लेते हैं, जिसे आप कर लेते हो, पार हो जाते हैं। अगर इस वे से चले ना पेपर, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होता है फिर। यहां पर आ गया। अब यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए हैं, और दे आर सेइंग दैट एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जहां पे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कह दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज वन क्वेश्चन, इसका ना आई थिंक एक ये क्वेश्चन है, एक ऐसा और होगा, मेरे पास यहां पर नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो a+b - c किसके इक्वल है? 30 डिग्रीज। और b+c - a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब आपने क्या करना, जैसे अगर मैं इन दो इक्वेशंस को देखती हूँ, तो c और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ।
2b इज इक्वल टू 75 डिग्री। वैसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व होना ही है। और सॉल्विंग का वे क्या होता है कि आपने दो दो के ग्रुप बनाकर एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया एंड देन यू मेक 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। पर यहां पर ये आ गया तो b कितना आ जाएगा 37.5। अब यहां पर इफ आई पुट 37.5, a माइनस सी विल बी -7.5 डिग्रीज, और यहां से c माइनस a विल बी इक्वल टू अगेन 7.5, है ना। हाँ, ये तो कैंसिल ही हो जाता है, इसे नहीं आएगा। इसमें ना 37.5 a प्लस बी प्लस सी में डाल दो 37.5, तो a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 37.5, और मैंने a माइनस सी भी निकाला था -7.5। ठीक है, देन यूल गेट द आंसर। a की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, वो तो ठीक है। ये माइनस हो, नहीं माइनस नहीं, प्लस ही किया है, तो 2a इनको भी प्लस करेंगे तो माइनस में आएगा। दिस विल बी 5 एंड 3, 135 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 67.5 डिग्रीज, और c की वैल्यू इससे आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया 105। यस, तो c विल बी 75। ठीक हो गया इतना। अब एक क्वेश्चन है इक्वेशंस पर, इक्वेशंस के 2 क्वेश्चन करवाती हूँ और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको कहते हैं सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशंस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इसके बारे में भी स्टोरी ये है कि पहले हमें होती थी एक थर्ड एक्सरसाइज जो थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे तो इन क्वेश्चंस को कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, हमें पता है कि वो पेपर में आएगा। ये सब हिडन थे, वो सारे प्रूव वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के हैं ना, 10 ईयर उठाओगे बिल्कुल पेपर में नहीं है। 2020 से पहले उठाना, पेपर में एक क्वेश्चन वैसा नहीं है। राइट, जब वो डिलीट किया तो ये सारे आ गए कि बस वो खत्म है, वो एक एक्सरसाइज में सबको छुपाया हुआ था। अब ये सब आ गए हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा, यू नॉट वेरी श्योर। राइट, तो इस वजह से हमें यहाँ कहा गया है सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर मैं कह रही हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा इज इक्वल टू 0, सो सॉल्व फॉर थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। सीकेंड को हम किस में चेंज कर देंगे, टैन। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। 1 कब होता है, जब tan किसके इक्वल हो, 45। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया ये, क्लियर है सबको। ये वाला सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो इसके बाद। ये वाला, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। प्रूव नहीं करना इसको, ये प्रूव नहीं है, इसको है सॉल्व फॉर थीटा। तो जहां पे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई होता है ना, या फाइंड द सॉल्यूशन, या फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो है ही है। अगर सॉल्व भी लिखा है तो इसका मतलब हमें इक्वेशन दी हुई है। क्या करना चाहिए इसमें,
इसमें ये इसको इस तरह से करना है, 2 cos² माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा को हमने ले लिया 2 cos θ - 1। ठीक है, तो आपने लिखा कॉस थीटा इज 0 और कॉस थीटा इज 1/2। 1/2 तो मुझे पता है 60 हो जाएगा। तो जब आपने 0 लिखा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। पर 90 हम लोग क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर मैं 1 माइनस साइन 90 लिखती हूँ तो 1 हो गया। 1 - 1 0, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो अगर ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है ना, तो इसके यहाँ पर थ्योरी पेपर है ना, तो नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हो गया क्लियर है ना? ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये भी प्रूफ का ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3 4 वेज है, मैं आपको सिंगल वे करवाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी है जो अपने देखना है। इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos θ। तो इसमें लिखते हैं प्रूफ दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 sin θ। क्या करते हैं पहले? अच्छा बताओ, वो मेथड करवाती हूँ जो आपको लगता है कि कर सकते हैं इसमें। हाँ, हाँ, स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वेयरिंग करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अगर मेरा वाला जो इजी मेथड है, मैं क्या करती हूँ, आई टेक दिस कॉस थीटा हियर, तो ये हो गया साइन थीटा √2 cos θ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया √2 - 1। ये टेक्निक है, बस क्यों है, बस ऐसे ही बस बनाया हुआ है ये। फिर मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया √2 + 1 √2 + 1 से। दिस √2 + 1 विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मुझे ये मेथड अब याद है। और यहां पर तो ये कॉस थीटा ही रह गया। ठीक ठीक हो गया ना तब? हो जाता है, ये बहुत इजी वे का प्रूफ है इसका, बस रट्टा मारने वाली बात है कि हमें ये याद है। अब आते हैं आपके, अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूं। ठीक है, इसके बाद मैं आई थिंक मैं आपको वही करवा दूं, क्योंकि इसके बाद जितना मर्जी ट्रिग्नोमेट्री करते रहे खत्म नहीं होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बस इसको ब्रैकेट खोलकर यहाँ ले गए, तो हैंस प्रूव्ड। 4 स्टेप्स में प्रूव होता है ये। अब है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैंने किया है तो ये आ जाएगा cos² θ प्लस sin² θ +2 cos θ sin θ इज इक्वल टू 2 cos²θ। ठीक है, इस cos² को मैं यहां ले गई, 2 cos θ sin θ प्लस sin²θ है, इज इक्वल टू 2, सॉरी नॉट 2 cos² θ रह जाएगा। यहां से मैंने cos² आ गया, हाँ। अब मैंने क्या किया, आई वुड से 2 cos θ sin θ इज इक्वल टू cos²θ माइनस sin²θ। तो ये आ जाएगा cos θ प्लस sin θ cos θ माइनस sin θ। अब cos θ प्लस sin θ को √2 cos θ पुट कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है √2 cos θ माइनस sin θ, 2 cos θ sin θ आ गया। तो ये cos θ कैंसिल हो गया, √2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया। पहले वाला अच्छा है ना? मुझे भी सबसे अच्छा वही लगता है, दिस इज अगेन टू बी डन, बट टर्म्स की शिफ्टिंग ही है, जैसे मर्जी कर दो। इसके अलावा एक और प्रूफ का मेथड है जिसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो अगेन देयर इज वन मोर मेथड। हाँ बिल्कुल। हम्म, कहाँ पे cos² माइनस sin² आइडेंटिटी नहीं होती? हाँ वो भी है मेथड, वही तो कह रही हूँ, वो भी है मेथड।
या 1 पुट किया, वो ना फिर क्या होता है कि आपने उसको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको चेंज करना है, दैट डिपेंड्स। सो देर इज नॉट वन मेथड, बट सबसे इजी वाला मुझे फर्स्ट ही लगता है। ठीक है, वो इन के एच है दिमाग में कि उसके बाद ये स्टेप्स है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, बिल्कुल 1 लिखो यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है वो मुझे बताओगे आप। हाँ, तो 1 + 2 हो गया ना, इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। आप बताओ क्या करना है। हाँ, 1 - sin² में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर उससे 2 जो है वो 1 इकट्ठा आ जाएगा, यहाँ से sin² आ जाएगा, फिर कॉमन लोगे, फिर उसके बाद। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर हाँ उससे भी आंसर आ जाता है। इसलिए 2 - 2 sin² ना, तो 2 प्लस हो जाएगा, फिर आप उसमें sin θ कॉमन लोगे। तो देर इज सम वे, उसका वैसे ही होता है ये कुछ, नॉट वेरी श्योर। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट लिखो बस ये है, इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन b² इज इक्वल टू, ऐसे तो प्रूव करना है, b² इज इक्वल टू a² + 2ac, देन प्रूव। चलो यही बता दो बस, चाहे देन प्रूव। ये रूट्स कहा हुआ है ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या करना चाहिए आपको। और देख, डी का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है, पर उससे हमें रूट्स बताया थोड़ी है कि दे आर रियल, पॉजिटिव और रैशनल है नहीं है ना। तो इक्वल रूट्स नहीं है। और अच्छा, पुट कर दो, चलो sin² पुट करो, b sin θ + c, उसके बाद रूट्स कहा हुआ है, इक्वेशन कहा हुआ है। अब मैं पॉलिनॉमियल लिख दो तब क्या करोगे। और एक वर्ड यूज करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चाहे मैंने कहा ना मैं यहाँ पर पॉलिनॉमियल लिख दूं, ये पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ इसको इक्वल टू 0 से हटाया, जब तक मैं इसको ग्राफ पे नहीं सॉल्व करी तब तक हमारे पास एल्जेब्रिकली सब सेम है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आई विल से सम ऑफ रूट्स साइन अल्फा + कॉस अल्फा इज इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा कॉस अल्फा इज c/a। अब करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दिस इज द बेसिक स्टेप टू बी डन। ये समझ में आ गया, उसके बाद तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे, 2 sin अल्फा cos अल्फा आएगा, वहां से वैल्यू c/a पुट कर दोगे, you'll get द सेम आंसर। बात समझ में आ गई। तो मेरे पास आ गया 1 + 2 c/a इज इक्वल टू b²/a²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, sin² + cos² 1, 2 sin अल्फा cos अल्फा c/a। आपका वो सिंपल प्रूव हो जाएगा, आपने a² एलसीएम लिया, a² + 2ac इज इक्वल टू b², हेंस प्रूव्ड। बस कुछ नहीं करना था ये। समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशंस में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, इट इज टू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इस पे आता है, ओनली द बेसिक टाइप, जहां पे आपको सन का एलिवेशन दिया हुआ है कि शैडो की लेंथ यहां से यहां हो गई, कि या तो एक टावर की लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। वन इज दैट क्वेश्चन। आपका अगर एमसीक्यू है तो आपको समझ में आ जाएगा रेशियो क्या बन रही है, बिकॉज या तो 60 होगा या 30 होगा या 45 होगा। और शैडो और टावर की बात हो रही है, ये टावर हो गया, ये शैडो हो गया। अगर पोल और शैडो की बात हो रही है तो लगना भी tan थीटा ही है ना। आई डोंट गो फॉर कॉट, मैं सिर्फ tan ही अप्लाई करती हूँ। देर आर सम टीचर्स जो थोड़े पुराने टीचर्स होंगे ना, थोड़े ओल्ड स्कूल वाले जो होते हैं, जो मेरे भी सर थे, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो चीज हमें नंबर दिया हो ना जिस साइड का, वी टेक इट इन द डिनोमिनेटर एंड देन फॉर्म द रेशियो। ठीक है, जैसे कि आपको ये 4 दिया हुआ है और ये वैल्यू निकालनी है, यहां पर 30 दे दिया। तो ये साइड अबे 4 गिवन है ना, तो मैंने a/4 रेशियो बना लिया। नाउ a हैपेंस टू बी द हाइपोटेन्यूज एंड 4 इज द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये कोसेकेंट
30 हो गया, राइट। अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया या मैंने जब इसको अप्लाई करना शुरू किया, ये तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो, ए इज 4 कोसिकेंट थीटा। द ओनली थिंग इज जब पेपर में बैठे होते हैं ना, तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू सूझती नहीं है। साइन 30 सूझ जाएगा फटाफट से 1/2। कोसिकेंट 30 2 सेकंड और लगेंगे, 2 लगने के लिए, और जहां वहां 5 मिनट का टाइम होगा ना, स्ट्रेस में बैठे होगे, कोसिकेंट 30 नहीं याद आता जितना मर्जी कर लो। तो मैंने हमेशा ये कहा, मतलब आई जस्ट सॉ वन चाइल्ड जो पहले किसी से मतलब पढ़कर आया था, उसने कहा था ऐसे सर ने कहा हुआ, ऐसे हमें समझाया। तो मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा रेशियो को फिक्स रखो। आपने इसे 4/a बना दिया और यहाँ पे लिखा sin 30। sin 30 को 1/2 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई जान नहीं जाती। ठीक है, यहां पर दिमाग चल रहा है, वहां दिमाग एक टाइम के लिए स्टेलमेट आ जाता है कि बस रुक गए, कि समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है, स्ट्राइक नहीं करा, पेन ऐसे से हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई फोकस ऑन द रेशियो, कि sin 30 बनाओ, cos 30 बनाओ या tan 30 बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया हुआ है, ये है 4 और ये है x और ये 30 डिग्री एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगी, 4/x इज tan 30। tan 30 मुझे याद है 1/√3। अदरवाइज आई थिंक cot 30√3 होता है या 1/√3 होता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने कहा नहीं, आई वुड फोकस ऑन द रेशियो, लेट tan 30 भी 1/√3, राइट। तो यही फोकस रखना, या tan 30 बनता है या 45 या 60। अगर आपको ये चीज मेंशन की हुई है विच इज द हाइपोटेन्यूज, तो हद से हद साइन यूज होगा, साइन या कॉस। अदरवाइज इट्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट, बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आप काफी एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे, उसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस लिखा हुआ है, क्या तो हाइट निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है, वो लेंथ ऑफ रोप तो बहुत ही कम होती है निकालनी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन पहला तो हमारा इसी टाइप का आ गया, कि वी आर गिवन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, अब इसमें जो चेंजेस आते हैं ना, इसमें जो थोड़ा सा चेंज आया हुआ क्वेश्चन है, जो शैडो वाला क्वेश्चन बेसिक तो मुझे लगता है कर ही लेंगे, जो इसमें जो चेंज वाला क्वेश्चन था, और ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन। द शैडो, अगर आपके पास वर्कशीट है तो उसका क्वेश्चन नंबर 30 है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल प्लेन is found to be is found to be 50 meters longer when sun's elevation is 30 degrees than when it was 60 degrees. Find the height of tower. ये क्वेश्चन को जितना उन्होंने इंग्लिश को कॉम्प्लिकेट कर सकते थे उतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है। तो अगर इसकी इंग्लिश समझ ली, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और वैसे भी सोचो, शैडो लंबी कब होगी, अपने हिंदी वाले वे में आ जाओ, कि ये लंबी कब होती है, जब एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। 50 मीटर लॉन्गर क्या दिया हुआ है, शैडो की एक्स्ट्रा लेंथ की पूरी लेंथ, पूरी लेंथ नहीं, 50 मीटर लॉन्गर कहा है, एक्स्ट्रा लेंथ। बस अब बनाओ डायग्राम इसका। एप्लीकेशन इज 70% योर डायग्राम। अगर वो सही हो गया, वो तो बहुत ही कोई होगा कि क्वेश्चन में हमने रेशो गलत यूज कर ली, या फिर हमने उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया, वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, लास्ट ईयर का ही था। एक ना सबको करवाऊंगी इसलिए क्योंकि किसी एक सैंपल पे बोर्ड पेपर में मैंने देखा था। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री। 3 एंगल्स तो आपको आते ही नहीं है, ठीक है, 2 एंगल्स ही आएंगे। मैंने आपको ये करवाना था ना, स्टैट्स का प्री मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी करवा दी, मीडियम भी करवा दिया है ना, स्टैट्स इज डन। अब इसमें रहे हमारे पास क्या गया था, स्टैट्स ट्रिग्नोमेट्री का ना एक स्फेरिकल बलून वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों मुझे करवाना ही है आपको, ट्रिग्नो का स्फेरिकल बलून। स्फेरिकल बलून वाले क्वेश्चन की हिस्ट्री ये थी कि दिस वाज आई थिंक अ बोर्ड क्वेश्चन इन द ईयर 2000 में, अगर मैंने दिया है ना 97 में होगा। ठीक है, 97 98 की बात है, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में था।
और बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स दिए थे बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, डिफिकल्ट लेवल डिफिकल्टी का है। बट लास्ट ईयर आई सॉ इन सम बोर्ड पेपर। ठीक है, तो हो सकता है मैं करवा दूंगी आपकी, इसमें एग्जाम्पलर में भी है ये एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग। The shadow of a tower standing on level plane is found to be 50 meters longer when sun's elevation is 30 degree than when it was 60 degrees। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं अगर इतना शैडोज के बारे में जानती हूँ, इतनी ट्रिग्नोमेट्री जानती हूँ कि यहाँ एंगल 30 था, यहाँ 60 था, और जब 60 30 हुआ तो 50 मीटर लेंथ बढ़ गई। दिस इज एच, दिस इज एक्स। यूजुअली जब हमने हाइट निकालनी होती है तो एच लेते हैं, और जब डिस्टेंस निकालना है तो क्योंकि वो डिस्टेंस है तो उसको एक्स ले लिया। वर्टिकल को एक्स लो, हॉरिजॉन्टल को एक्स या वाई में लो। ठीक है, सो मेरे पास पहले आ गया एच अपॉन एक्स, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम इज मस्ट। एक्सप्लेन द डायग्राम, इसके 1.5 मार्क्स होते हैं। इन 5 मार्क क्वेश्चन या 1.5 नंबर का, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन होती ही है। सो यू शुड एक्सप्लेन दैट ए बी इज द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर BDC इज द एक्स्ट्रा लेंथ, एंगल्स ऑफ एलिवेशन बने हैं 60 एंड 30। माय डायग्राम शुड एक्सप्लेन कि हमने किया क्या है। फिर आप ट्रायंगल मेंशन जरूर करोगे, इन ट्रायंगल ABD। कौन से ट्रायंगल में कह रहे हो? h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 होता है √3, तो h इज इक्वल टू √3x। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ABC, तो h अपॉन x प्लस 50 इज tan 30 1/√3। tan 45 तो वैसे ही बड़ा आसान है, या tan 60 यूज होगा या tan 30, 90 जीरो तो बनते ही नहीं है ना। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू x प्लस 50। h की वैल्यू क्या पुट की? √3x। 2x इज 50, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 25 मीटर्स। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विल बी, हाउ लॉन्ग इज द शैडो बिफोर? 25 मीटर्स। हाइट ऑफ टावर क्या आ गया? 25। और ट्रिग्नोमेट्री में आपसे पूछा ना व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो लास्ट में एक लाइन लिख कर आओगे, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 25 √3 मीटर्स। समझ में आ गया? आपने ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में जो 3 या ये 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यहां पर लास्ट में वो लाइन लिखी ना, उसको हाईलाइट किया हुआ अच्छा लगेगा, उसको जरूर लिख कर आना। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी समझो, एक टीचर ने अगर 100 पेपर चेक करने हैं, अगर आपके में लिखा होगा तो उसको स्किम थ्रू नहीं करना है आंसर को। वो क्विकली क्विकली देखे कि 25 √3 निकाला है, एंड देन स्किप टू द मेन स्टेप्स कि अच्छा अच्छा ठीक किया हुआ है। फिर समझ में आ गई बात है? अगर हमें आंसर ढूंढना पड़े तो हमें गलतियां दिखती हैं, राइट? मुझे आंसर साफ साफ 25 √3 मीटर दिख गया, तो मैं ये देखूंगी अच्छा ट्राइंगल लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, देन आई गिव फुल 5 मार्क्स। तब ये एक्सप्लेनेशन भी हम कभी कभी छोड़ देते हैं कि नहीं लिखी होगी। यू मस्ट हैव सीन, किसी अगर अपने आसपास वाले पेपर्स को चेक करते हो टीचर्स के, तो किसी को नंबर दिए होते हैं, किसी को नहीं दिए होते। होता है ना, मैम उसने किया उसको दे दिया, मैंने किया मुझे नहीं दिए। वो यही फर्क होता है उनमें, राइट? बिकॉज दैट पेपर इज वेरी इजी, तो मुझे फटाफट से देखा, मैंने ठीक ही होगा, बस फटाफट से नंबर दे दिए। अगर अपने पेपर को इजी बनाओगे ना टीचर को चेक करने के लिए, आपको बहुत नंबर मिलेंगे। उसकी साइकोलॉजी समझो टीचर की, उसको आगे 100 पेपर चेक करने हैं दिन के, तो जितना डिफिकल्ट पेपर होगा उतना वो खिंचकर पेपर चेक करेगी, उतने वो नंबर काटेगी कि नहीं ये गलती की है, ये गलती की है, यहाँ नंबर नहीं दूंगी। समझ में आ गई बात है, राइट? वो भी जायज वाले, ये नहीं कि गुस्सा निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। बट इफ आई से वेरी इजी पेपर टू चेक, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड सी अच्छा ये वाला होगा, और मैं स्किप कर दूंगी अच्छा 2 3 चीजें गलत भी लिखी है तो वो शायद स्किप हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये हो गया, इसके बाद आपका जो बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन वो कर लो। अब उसमें गलती क्या हुई थी, आई हैड रैंडम स्टूडेंट्स टेलिंग मी कि मैम ये चीज हमने नहीं की थी, कि मैंने आंसर की पोस्ट की थी ना, तो उस आंसर की से ना मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया था उसमें यही कहा गया था कि मैं ये चीज करना भूल गया। वो कम से कम वो 1 या 2 बच्चे तो होते ही हैं, वो आप हो 1 2 में या नहीं हो वो डिपेंड करता है। द क्वेश्चन वॉज, बुक का ही क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सेक्शन डी। The angles of depression of top and bottom of a 8 meter
tall building from the top of a multi-storied building are 30 degrees, 45 degrees respectively. 30 degrees and 45 degrees respectively. Find the height of multi-storied building. वैसे यार लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी 10th को मल्टी। ये लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर है, बोर्ड क्वेश्चन है। अच्छा ये तो नहीं कह रही हूँ कि फिर से आएगा इस बार, है ना, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता बट द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इज, क्योंकि वो एक बच्चा ही होता है जो कहता है कि मैंने ऐसे नहीं किया, ये मुझसे मिस हो गया, वो जैसे ओ शिट आकर बार होता है ना कि मैंने तो ये ऐड नहीं किया। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी तरह नहीं सोचती कि मैं तो ऐड कर ही दूंगी, मुझे पता है। आई थिंक लाइक अ जनरल स्टूडेंट जो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा सा आंसर सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन लगा, एक्साइटमेंट में भूल गए। और वो गलती किसी से भी होती है पेपर में बैठे हुए, ये नहीं कि वो अच्छे वाले से ही होगी बुरे वाले से होगी। टर्म वन टर्म टू में क्वेश्चन था, टर्म वन में क्वेश्चन था एमसीक्यू का, फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। सम ऑफ एजेस का सेकंड ऑप्शन था, ए पार्ट में एज ऑफ फादर दी हुई थी, तो बच्चा एज ऑफ फादर मार्क करके आया था। उसने कहा सिर्फ एक ही गलती है मैम, जल्दी जल्दी में कर दिया, एज ऑफ फादर दिखी मार्क किया, बाद में आके रियलाइज किया सम दिया हुआ है। अब वो नहीं सोचेंगे नहीं जी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मैं +1 दे दूं। शी गॉट 839 बट सेड मैम मेरी गलती है मैं क्या करूं, वो बस इनएडवर्टेंटली एक मिस्टेक हुई है, ये नहीं कि मुझे नहीं आता था। वही चीज को मैं अवॉइड करती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर कट जाएंगे उस चीज के। वो नहीं आ रही पावनी, ये क्वेश्चन आपका वैसे तो है, ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो लंबी होगी क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां से बन रहे हैं। ठीक है, और हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन को आपने इस तरह से शो करना है, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। टॉप पर 30 डिग्री है, 45 बॉटम पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब होता क्या है, दिस इज ए बी सी डी ई, आपको यहाँ पे बता दिया ए बी और डी सी इक्वल है 8 मीटर्स। ठीक है ना, आपको ईडी यूजुअली क्या करते हैं, ईडी को एच ले लो, मैं कभी नहीं करती, मैं कहती हूँ हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग निकाल लिया ना, टोटल को एच ले लिया, तो डीई कितना हो गया, H-8। दिस इज द ओनली थिंग विच आई डू। तो जो आपके पास बिल्डिंग की हाइट निकलेगी ना एच, उसमें कुछ नहीं करना होगा, वो अपने आप ही सब कुछ एडेड होगा, वो आपका फाइनल आंसर है। होता क्या है, अगर आपने इसको एच लिया, यहाँ पर इसको एक्स ले लिया, H/X tan 30 लगाया, अगर मैं इस वाले को एच लेती हूँ, ईडी को एच लेती हूँ, और दूसरे में मैंने लिखा H+8/X45, तो H इज इक्वल टू एक्स आ गया, H+8 = x आ गया, H इज इक्वल टू x इंटू 1/√3 हो गया, तो x की जगह आई पुट यहाँ पे H√3 = H+8। तो जहां पर जो आप h की वैल्यू निकाल रहे हो ना, दिस इज, या h की वैल्यू आई ना 8/√3 - 1, ये इस वाली हाइट की आई है, इसमें आपको +8 करना है। गलती यही होती है हम +8 नहीं करते, वो समझ में आ गई बात। और जो मैंने आपको काम करवाया ना इसमें, इसमें ऑलरेडी वो +8 का हमारा सॉल्व होगा। तो पहले मैंने लिया बड़ा वाला ट्राइंगल, H/X इज tan 45, ये तो मुझे दे रहा है H इज इक्वल टू एक्स। दूसरे वाले में लिखा H-8/x इज इक्वल टू tan 30 विच इज 1/√3। ठीक है, सो H-8 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स, तो उसको H के इक्वल ही ले लिया, तो ये आ जाएगा √3H - 8 √3 इज इक्वल टू H।
तो √3h माइनस h इज 8√3। √3 - 1, इसको रैशनलाइज किया। आपका ये फाइनल आंसर है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना। 8√3 इंटू √3 + 1, ये माइनस नहीं है, अपॉन 2। तो ये हो गया 4। सो दिस विल बी 4 3 = 12 प्लस 4√3। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। समझ में आ गया? उसमें वरना +8 हमें लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो।